उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग के लिए अब 120 घंटे का ही वक्त बचा है, समय बचा है। चुनाव प्रचार में तो 3 ही दिन बचे हैं आखिरी, इसलिए सभी नेताओं ने कैंपेनिंग में पूरा का पूरा जोर लगा दिया। फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 डिस्ट्रिक्ट्स की 58 सीट्स पर वोटिंग होनी है। फर्स्ट फेज की वोटिंग ही बाकी फेजेस के लिए भी एक तरह की टोन सेट करेगी, इसलिए सभी जो पॉलिटिकल दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शामली और मुजफ्फरनगर में थे, वहां उन्होंने रैली की, जबकि अखिलेश यादव आज अलीगढ़ में थे। योगी ने आज जिन इलाकों में प्रचार किया, ये वही इलाके हैं जहां समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान दंगे हुए, इसलिए आज योगी ने दंगों की बात की, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात की। योगी ने कहा कि अगर उनकी सरकार में कोई बहन बेटियों की गलत करने की कोशिश उनके साथ करेगा तो वो दुशासन और दुर्योधन की गति को प्राप्त होगा। कानून व्यवस्था बदहाल थी, न बेटी सुरक्षित थी, न अन्नदाता किसान सुरक्षित था। नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, अराजकता चरम पर थी। और भाइयों बहनों, उन विषम परिस्थितियों में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक वातावरण दिया। और आपको बता दें, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका मैं परिचय करा दूं। संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है। अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। एमएच खान, प्रवक्ता हैं बीएसपी के। और साथ साथ संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संबित, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। अभी हमने मुख्यमंत्री की बात सुनाई, उन्होंने कहा कि बहन बेटियों के साथ जो गलत करेगा उसकी गति वही होगी जो दुर्योधन और दुशासन की हुई। लेकिन दूसरी तरफ आज अलीगढ़ में अखिलेश यादव घूम रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 400 जो सीटें हैं वो एसपी आरएलडी गठबंधन को मिल रही है, जो बाकी बची हुई 3 सीटें हैं वो मिल रही हैं बीजेपी को, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश उन्होंने घूमा है। खासतौर पर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। देखिए पंकज जी, जहां तक अखिलेश जी के इस वक्तव्य का सवाल है, आप मुझे बताइए 2014 के चुनाव से पहले वो लोकसभा के लिए भी यही कह रहे थे, 2017 के चुनाव से पहले विधानसभा के लिए भी अखिलेश जी यही कह रहे थे कि 400 सीटें मिल जाएगी समाजवादी पार्टी। और उस समय 2 अच्छे लड़के बने हुए थे, याद करिए, साइकिल पे चल रहे थे 2 अच्छे लड़के मिलकर 400 सीट लाएंगे। उसके पश्चात 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय बुआ और बबुआ मिलकर कमाल हो जाएगा, सब कुछ कमाल हो जाएगा, 400 सीटें लेके आएंगी, उस समय भी कह रहे थे। और आज पुनः वो उसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। जनता जनार्दन है पंकज जी, धरातल की सच्चाइयां क्या है ये जनता जानती है। और मैं बार बार कहता हूं, नेताओं की जो भी ये जो एस्पिरेशंस है, नेताओं की जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं वर्सेस पब्लिक को, जनता को टेंजिबल बेनिफिट क्या मिला है, जनता के हाथ में क्या मिला है, ये चुनाव उसका है। मैं तो आपको बताता हूं, हो सकता है कुछ जनता जो बैठ के अखिलेश जी जब भाषण दे रहे हैं उनके सामने सुन रही होगी, बीच बीच में भैया जी जिंदाबाद का नारा भी लगा रही होगी, मगर जब ईवीएम के सामने जाकर यही जनता जनार्दन खड़ी होगी तो वो 2 बार सोचेगी कि मेरी बहू, मेरी बेटी सुरक्षित किस जमाने में थी, मेरी बेटी के कॉलेज के सामने कौन गुंडे लफंगे आकर छेड़खानी करते थे, आज वो सुरक्षित है कि नहीं। लोग सोचेंगे कि किस प्रकार से अतीक अंसारी, आजम खान और अतीक अहमद, आजम खान और मुख्तार अंसारी का राज चलता था, माफिया का राज चलता था। ये सारी बातें लोग सोचेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप बात कर रहे हैं, सुरक्षा बहुकोणीय होता है। 2.61 करोड़ ये जो इज्जत घर बनी है उत्तर प्रदेश में, आप याद करिए, 2 बहनें सुबह उठकर तड़के गई थी अपने आप को निवृत्त करने के लिए, दोनों बहनों का शरीर लटका हुआ मिला था, उनके साथ बलात्कार हुआ था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सरकार के समय। आज इज्जत घर खुले हैं, तो स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जनता इसी को सोचकर वोट करेगी। अजीज खान साहब और एमएच खान साहब, आपने दोनों ने अभी मुख्यमंत्री की जो बात है वो सुनी और अभी संबित पात्रा जी ने जो कहा वो भी सुना। अजीज खान साहब, पहले आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, शामली और गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा दोनों की बात की। उन्होंने कहा उनकी सरकारों में कानून व्यवस्था का बुरा हाल था,
दंगे होते थे, पलायन होता था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासतौर पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि वहां अराजकता होती थी, और उन्होंने साथ साथ साफ संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि जो इस तरह की हिमाकत करेगा, हिम्मत करेगा, उसका हाल वही होगा जो दुर्योधन और दुशासन का हुआ था। अजीज खान साहब, देखिए पंकज जी, ऐसा है कि आजकल हम देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री महोदय बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत इरिटेशन है उनके अंदर, घबराहट है। जिस तरह आप समझिए एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उनकी भाषा शैली आप देखिए, गर्मी निकाल दूंगा, ठंडी पैदा कर दूंगा, दुशासन, और पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, कि साहब ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल इंसान कब करता है? जब इरिटेट होता है, घबराहट में होता है। आज जमीन जो है वो पैर के नीचे से खिसक चुकी है ऐसे बयानबाजी करने से। अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे, साहब लॉ एंड ऑर्डर, हम ठीक कह रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर है, बेहतर है, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं? हाथरस में जो घटना हुई थी, उससे ज्यादा खतरनाक घटना अभी बुलंदशहर में 4 दिन पहले हुआ, नहीं बताएंगे आप? क्या हुआ? वो वहां पर भी एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ और रात के अंधेरे में जला दिया गया। अभी लेटेस्ट घटना है, ये कानून व्यवस्था है, अभी लेटेस्ट घटना है। कहां का? लखीमपुर का। 16 साल के लड़के को किस कदर लाया गया और मार दिया गया, पुलिस ने मार दिया, मॉब लिंचिंग कर दी उसकी। ये घटना शायद भूल गए, ये आपके कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा करता है क्या? तमाम घटनाएं हैं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश को 5 साल जिस तरह आप लोगों ने बंधक बना दिया, बीजेपी ने बंधक बना दिया। आज ये जनता उत्तर प्रदेश की चाहती है, आजाद होना चाहती है, क्योंकि कानून व्यवस्था ही नहीं, कोई एक ऐसा व्यवस्था नहीं है जो आपका। ठीक है सर, जरा एक एक करके मैं सबके पास जाऊंगा, जरा इसका जवाब ले लेते हैं संबित पात्रा जी के पास, फिर मैं एमएच खान साहब के पास जाऊंगा। संबित जी, हाथरस उन्होंने याद दिलाया, बुलंदशहर की उन्होंने बात की, लखीमपुर की बात की, और कहीं ना कहीं गोरखपुर की भी, वहां जो दारोगा ने किया उसका भी जिक्र बार बार जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं। क्या जवाब है सर आपका? फिर मैं एमएच खान साहब के पास जाऊं। देखिए पंकज जी, स्वाभाविक है, वो विपक्षी पार्टी है, कुछ विषयों को उठाएंगे, उठाना चाहिए भी। कुछ विषयों पे गहन चिंतन, अध्ययन होना चाहे किसी पार्टी की भी हो। अन्याय किसी पार्टी के, सरकार के समय नहीं होना चाहिए। मगर पंकज जी, आप जमीन पर, आपका जो दफ्तर है, आपकी जो ऑफिस है चैनल का, वह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। शुक्र है बहुत वर्षों के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने के बाद अब अखिलेश जी वहां पैर धरने की बात कर रहे हैं, वरना तो नोएडा की तरफ वो जाते भी नहीं थे। आप वहां उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए, जनता की भावना को टटोलिए, खुद आपको उत्तर पता चल जाएगा। उत्तर किसी प्रवक्ता से पूछने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में लाल टोपी देख करके, समाजवादी पार्टी की गाड़ी के झंडे को देख करके किस प्रकार से कोहराम मचता था। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के कॉलेज के सामने कौन वो लोग खड़े होते थे, महिलाओं के सामने क्या छेड़खानी करते थे। जाटों की, अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जाटों की महिलाएं, जाटों की बेटी से आप जाके पूछिए, किसी से मत पूछिए, मेरे से मत पूछिए, यहां बैठे किसी प्रवक्ता से मत पूछिए, जाके जाट भाइयों की बेटी से पूछिए। संबित जी, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही, तो जरा मैं एक और चीज इसमें बढ़ा दूं। अखिलेश यादव ने तो आज ये तक कह दिया कि पॉलिटिकल लीडर पर माफिया ओपन फायरिंग करता है। तो क्या सिचुएशन है, यानी बिगेस्ट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में? असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी जिक्र कर डाला है उन्होंने आज। नहीं, स्वाभाविक रूप से देखिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चली है तो कोई अच्छी बात नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हम में और समाजवादी पार्टी में फर्क है। हम कम से कम प्रश्रय नहीं दे रहे हैं, हम उनके स्पोक्स पर्सन बनकर खड़े नहीं हैं, उनको बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने गोली चलाई वो आज जेल के पीछे है, जिन लोगों ने गोली चलाई वो आज सलाखों के पीछे है। किसी भी कीमत पे हम उन्हें बचाएंगे नहीं। और वहीं समाजवादी पार्टी, याद करिए किस प्रकार से आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कोर्ट तक पहुंच गई थी। ये तो शुक्र है इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने फटकार लगाया और आतंकवादी छूट नहीं पाए। और हां, इसमें भी दो मत नहीं है। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है, वो आज मुसलमानों के एक बहुत बड़े नेता हैं। स्वाभाविक है, इससे एक अच्छा संदेश भी नहीं जाता है। उनके इसी कारण से सुरक्षा में चाक चौबंद किया गया है। ठीक है, एमएच खान साहब, जरा आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं की, उन्होंने बसपा की बात की। उन्होंने कहा कि दंगा, पलायन और अराजकता कितनी थी, वो दोनों का शासनकाल याद दिलाया। क्या कहेंगे आप सर? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो अपने एजेंडे पे चलती है और इन लोगों का शासनकाल जनता जान रही है। मुजफ्फरनगर कांड किसके शासनकाल में हुआ? सैफई में नाच कौन देख रहा था जब 50,000 मुसलमान और 50,000 हिंदू सब टेंटों में रह रहे थे? ये सब चीजें कहने की है नहीं, यही हकीकत की चीजें हैं।
अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गोली जो चल गई वो नहीं चलनी चाहिए थी, हम उसके साथ नहीं खड़े हैं। बुलंदशहर में सुबोध सिंह के ऊपर गोली चली और उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाला जब जेल से बाहर निकला तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माला पहनाया उसको। किसके साथ खड़े हैं संबित पात्रा जी? 2 फुट की टोटी में थाने में युवक जो है मर्डर हो जाता है, वो आत्महत्या हो जाती है, 2 फुट की टोटी से आत्महत्या कर लेता है। ये सारी चीजें आज जो चुनाव का बेला आया है, तो आप मुख्यमंत्री की भाषा देखिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हाँ गर्मी निकाल दूंगा, मई जून में तुमको शिमला दिखा दूंगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना पर्चा दाखिला किया है उसमें देखिए, धन संपत्ति की बात छोड़िए, एक संत होने के नाते उनके पास एक रिवॉल्वर एक राइफल है, आम आदमी के पास नहीं है। संत को क्या जरूरत है राइफल की और पिस्टल की? जबकि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर 19 से 22 मुकदमे लगे थे। एमएच खान साहब, अब उन्होंने आज नई बात कही है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा मई जून का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पहले ही शिमला बना देंगे। नहीं तो वही बात धमकी वाली बात है ना। जनता तो डर गई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की आम जनता डरी हुई है। महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं, डीजल के दाम बढ़े इस पर नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े इस पर नहीं कर रहे हैं, खाद की बोरी से 5 किलो खाद निकाल लिया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और नौजवानों को लाठियों से बट के राइफल के बट से मारा जा रहा है। उनको जो लोग नौकरी मांग रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। ये संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसी बात करेगा तो संविधान की धज्जियां उड़ रही है। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। देखिए वो कह रहे हैं एक इस तरह के पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री अगर वो इस तरह की अगर भाषा इस्तेमाल करे, गर्मी निकाल देगा, डरा क्यों रहे हैं? लोग डरे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, वो ये कह रहे हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं डरे हुए हैं, माफिया और डॉन डरे हुए हैं। बिल्कुल डरना उचित है। याद करिए वो दृश्य, ये सभी पार्टी, समाजवादी पार्टी में भी रहे, बसपा में भी रहे। मुख्तार अंसारी पंजाब में बिरयानी खा रहा था। मुख्तार अंसारी जब पंजाब से कोर्ट के कारण फटकार जेल में जो आदमी है उसकी बात क्या कर रहे हो? व्हील चेयर पे आप करिए ना बात, आप इलाहाबाद की बात करिए, प्रयागराज की बात करिए, जो छात्रों को। खान साहब जरा सुन लीजिए ना, आप देखिए आपको जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा जी, जरा जवाब ले लीजिए। संबित जी बोलिए, भाग रहे हैं। 1 मिनट जरा सुन लीजिए सर, संबित बोलिए। दाएं बाएं नहीं भाग रहा हूं मुख्तार जी, मैं जवाब दे रहा हूं। अभी सुनिए मेरी बात, दाएं बाएं भाग रहे हैं, ये नहीं बोलने देंगे, यहाँ भी अराजकता करेंगे। प्रयागराज के बारे में बता आप तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे, डिबेट में आ गए। खान साहब जरा सुन लीजिए, वरना वो डिबेट में आके टाइम खराब कर रहे हैं। चलिए संबित जी बोलिए। अरे पंकज भाई, ये चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं, यहाँ आके टाइम खराब कर रहे हैं। चुनाव लड़िए ना, काहे को टाइम खराब कर रहे हैं? एमएच खान साहब जरा सुन लीजिए प्लीज, संबित बोलिए। चुनाव लड़ना है, सत्ता पे ठीक है सर, ठीक है सर, सरकार जा रही है, जरा सुन लीजिए सर। अरे खान साहब, जिस शिद्दत से आप मेरे से लड़ रहे हैं उसका हाफ % शिद्दत से चुनाव लड़ लीजिए। करेंगे, अभी करेंगे। देखिए वो दृश्य। अरे पंकज जी जरा आप इनसे शांत कराइए, फिर मैं। अरे खान साहब जरा सुन लीजिए, देखिए खान साहब सुन लीजिए जरा, फिर मैं आऊंगा आपके पास। संगीत रागी के पास भी जाना है मुझे। नौजवानों को लाठी। ठीक है सर, ठीक है संबित जी जल्दी से जवाब दीजिए। इनकी आवाज कम कर दीजिए नहीं तो। ठीक है सर बोलिए, संबित बोलिए। देखिए कम कर दीजिए, हमको मार डालिए पंकज भाई। ठीक है सर, जरा प्लीज सर। कौन किसको मार रहा है जनता देख रही है। सम्मानीय मेहमान है हमारे सर, मार रहा है, 1 मिनट जरा सुन लीजिए। देख रही है। खान साहब सुन लीजिए, बोलिए संबित जी। देखिए पंकज जी, वो दृश्य मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुख्तार अंसारी जिस प्रकार से पंजाब से व्हील चेयर में बैठ के आया था उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश आते ही योगी जी का नाम सुनते ही खड़े होकर चलने लगा, ये डर माफिया और डॉन में अच्छा है। आप याद करिए किस प्रकार से आजम खान जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में डॉन और माफिया राज चलाता था, आजम खान जेल में चक्की पीसने के लिए बाध्य हुआ। उसने गरीब किसानों की जमीन हड़प करके अपनी यूनिवर्सिटी बनाई थी, आज वो जेल के अंदर रहने के लिए बाध्य हुआ। बिल्कुल ये डर आवश्यक है। ये गर्मी निकालने की बात, ये सर्दी कराने की बात जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये बिल्कुल उचित है। अगर शासक माफियाओं को, गुंडों को डरा के नहीं रखेगा तो आम जनता जीने के लिए दुभर हो जाएगी, आम जनता जी नहीं पाएगी। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी इन गुंडों का जब्त किया है योगी जी ने, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी। ये तो प्रॉपर्टी बनवाते थे। याद करिए आजम खान की प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती थी, जहां तक निगाह जाती थी वहीं तक आजम खान की प्रॉपर्टी होती थी। आज 2000
करोड़ तो की योगी प्रॉपर्टी जी जब्त डरा हुआ रहे है। हैं ये माफियाओं डर को, आवश्यक डॉन है। को, गुंडागर्दी जो करते हैं अपराधी, उनको डरा रहे हैं, ये कहना है संबित पात्रा का। संगीत रागी जी, जरा आपके पास आना चाहूंगा। अखिलेश यादव ने आज कई बातें की। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी पार्टी है, जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, वो प्रचार और झांसा देने में माहिर है। जो छोटे नेता है वो छोटा झूठ बोलते हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोलते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी आप बीजेपी की प्रशंसा तो करेंगे नहीं, उनसे आप वही उम्मीद लगा सकते हैं। वो चुनाव में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो उन पर भी होना चाहिए। ये सवाल उनसे भी होना चाहिए कि अखिलेश यादव का परिवार और मुलायम सिंह का परिवार आज हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक है, और वो 1000 करोड़ कौन सी फैक्ट्री से आया है, कहाँ सी फैक्ट्री से आया है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स कहाँ से उनके आया है, उनके बेटे बेटियां किस गाड़ियों, उनके बेटे के किस गाड़ियों पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलते हैं, वो कहाँ से पैसे आया है इतने दिनों में। वो तो वो तो घुसखोरी का ही पैसा है, गलत तरीके से, अवैध तरीके से कमाया गया ही पैसा है। अब दुर्भाग्य है कि इन सब चीजों के बारे में चर्चा नहीं होती है। एक परिवार को ऐसा बना दिया गया है कि वो पूरे जाति सूचक, उस पूरी जाति के प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हो जाता है। मुझे लगता है कि जब आम चुनाव आएगी तो संबित पात्रा एक बात कह रहे थे, मैं उसी चीज को आगे बढ़ाना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भी वोटिंग होने लगेगी तो जाटों की बहू बेटियां अपने परिवार वाले क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उस बात को ध्यान में रखेंगे। इस बात को ध्यान में जरूर रखेंगे कि वो आज पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं या एक उस मुस्लिम राज के अंदर ज्यादा सुरक्षित है। तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं और इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र में बहस कर रहे हैं कि जो पहला फेज है उसमें कौन जीत की तरफ बढ़ेगा। अजीज खान साहब, आपने संबित पात्रा को भी सुना, संगीत रागी को भी सुना आपने। मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश की छवि बदली है, उत्तर प्रदेश को लेकर परसेप्शन बदला है। देखिए पंकज जी, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज परसेप्शन बदला है। वो जिस तरीके से नफरत का जहर घोल रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे हैं, उसका रिजल्ट आपने देखा। अभी ओवैसी जी पे जो अटैक हुआ उसका परिणाम है। लोग, जो बड़े नेता हैं, जो उनके रोल मॉडल लोगों के होते हैं, कार्यकर्ताओं के रोल मॉडल से ही इंसान सीखता है। जो ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज उनका रोल मॉडल ने वही सीख करके वो उसका रिएक्शन दे दिया। ये साफ जाहिर है। दूसरी बात इन्होंने कहा, अभी संबित पात्रा जी को मैं सुन रहा था कि इन्होंने कहा लगाम लगाया अपराधियों पे। अभी धनंजय सिंह, थोड़े दिन पहले आपने गौर किया होगा, वो धनंजय सिंह जो पुलिस की नजर में फरार है, वो कैसे पुलिस, वही पुलिस पिच बना कर देती है और उस पर खेल खेलते हैं। क्या हुआ? पूरे देश में वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने देखा, लेकिन इन्होंने उनको गिरफ्तार नहीं किया। ये इनका चेहरा है। रही बात आजम खान साहब का, इन्होंने कहा साहब अपराधी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह आपने राजनीतिक साजिश के तहत उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं, 150 मुकदमे से ज्यादा दर्ज किए हैं आपने, मैं बताना चाहता हूं, जिस शख्स ने शिक्षा का मंदिर बनाया, शिक्षा को प्रमोट करने की कोशिश की, यूनिवर्सिटी बनाया, आप नहीं चाहते हैं कि शिक्षा का मंदिर बने और लोग शिक्षित हो। कुरुक्षेत्र में ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। संबित पात्रा जी, जरा आपके पास आना चाहूंगा। आपने एमएच खान साहब को भी सुना, आपने अजीज खान साहब को भी सुना। उन्होंने कहा अपराध कहां कम हुए हैं, उन्होंने उदाहरण सहित समझाने की कोशिश की। देखिए, अखिलेश यादव आज अलीगढ़ में थे, उन्होंने कई बातें बोली हैं, जरा उनका भी मैं एक बात बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है वो संविधान बचाने का चुनाव है। आप दिल्ली में पार्लियामेंट बना रहे हैं, लेकिन अगर सरकार बीजेपी की आती है तो संविधान भी बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब कुछ बदल देना चाहते हैं आप, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने बाबा की सरकार को बदलने का मन बना लिया है। देखिए पंकज जी, स्वाभाविक है अखिलेश यादव जी इसी प्रकार की बातें कहेंगे। वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं करेगी चुनाव में, समाजवादी पार्टी अच्छा करेंगी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता है। किंतु हकीकत क्या है? कौन संविधान बदलने की कोशिश कर रहा है? आप आज उत्तर प्रदेश में देखिए, मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। उत्तर प्रदेश जब अखिलेश राज अर्थात समाजवादी पार्टी के द्वारा शासित था, उस समय पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश में मात्र 47,000 था। आज पर कैपिटा इनकम योगी जी के समय में 95,000 है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सत्ता थी तब कितने मेडिकल कॉलेजेस थे? कुल मिलाकर के 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज हर जनपद पर एक मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश में पहले केवल 2 एक्सप्रेसवे थे, आज 5 एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश में आज 5
5 एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के एयरपोर्ट के विषय में आप सबने चर्चा भी की है। उत्तर प्रदेश में पहले स्वास्थ्य के लिए कोई योजना नहीं थी, आज उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 91 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के माध्यम से बेनिफिट मिल रहा है। केवल खान साहब ही खामोश नहीं है, उनकी पार्टी भी खामोश है। इस पूरे इलेक्शन में उनकी पार्टी भी कोई आवाज नहीं कर रही है। यही तो इल्तिजा है लोगों की। चलिए अब क्या कारण है कि अब जरा मैं बारी बारी से अजीज खान साहब और एमएच खान साहब के पास जाऊंगा। अब खान साहब जरा पहले आप ही बता दीजिए, वो कह रहे हैं खामोश है, आप उसी तरह जिस तरह से आपकी पार्टी भी खामोश है। देखिए, सुनामी आने के पहले जो खामोशी होती है वो इनको लग रही है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी सरकार को हरा के सत्ता में आने जा रही है। ये 5 एक्सप्रेसवे बता रहे हैं। एक एक्सप्रेसवे का नाम बताएं जो चालू कर दिया हो। एक एक्सप्रेसवे फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है वो पहले 1,40,000 करोड़ थी, आज क्या है 1,05,000 करोड़, यानी घटा दिया गया। आप देखिए फूड सब्सिडी देखिए, आप 2,86,000 करोड़ था, घटा करके 2,06,000 करोड़ कर दिया गया। बेनकाब है ये। देखिए ये किस कदर ये नफरत करते हैं किसानों से। फसल बीमा का जो बजट था वो पहले जो था उससे 498 करोड़ रुपए इन्होंने घटा दिया। पेट्रोलियम की जो सब्सिडी थी वो 6,500 करोड़ थी, वो 5800 करोड़ रह गई है। मैं गांव में लौट करके आया, आप देखिए पिछले साल 98,000 करोड़ था उसका बजट, आज वो 73,000 करोड़ रह गया। क्यों घटा दिया भाई 25,000 करोड़ आपने? ये आप नहीं बता पा रहे। एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है पहले 900 करोड़ था, वो 500 करोड़ हो गया। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 700 करोड़ था, वो 500। मैं मोटा मोटा बताना क्या चाहा, इन्होंने कहा बड़ा विकास कर दिया। ठीक किया आपने विकास किया, तभी 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डाटा कह रहा है। आपने विकास किया, इसीलिए 60 लाख, आप समझिए 60 लाख जो उद्योग धंधे वो बंद हो गए। आपने विकास किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तभी 24 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए। आपने विकास किया, इसीलिए 84%। सर इतनी सारी बातें अगर आप एक साथ बोलेंगे तो संबित जी शायद उनका एक साथ जवाब ना दे पाए, तो जरा एक एक करके ले लेते हैं। बड़ी अहम बात हम करेंगे। जवाब वैसे भी नहीं देंगे, जवाब है ही नहीं उनके पास। पंकज जी मेरी बात और सुन ले। नहीं, वो खामोशी से सुन रहे हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं वो। नहीं दे पाएंगे, है ही नहीं उनके पास। अच्छा ठीक है सर, अब ले लेते हैं जरा जवाब। संबित जी वो कह रहे हैं जितनी बातें उन्होंने गिनाई हैं उनका कोई जवाब नहीं है आपके पास। अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से हुआ आपके राज में वो उन्होंने गिनाया, और नुकसान हुआ वो उन्होंने आपको गिना दिया। और अगर मैं अखिलेश यादव की बात करूं तो उन्होंने कहा कि आप गर्मी निकालते हैं, हमारी अगर सरकार आएगी हम नौकरी निकालेंगे। और लाल टोपी से बीजेपी डरती है, और इस बार तो लाल पोटली भी है उनके पास। देखिए मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं। मैं कोई सेफई समाजवाद में विश्वास नहीं रखता हूं कि नाच गाने में व्यस्त रहूंगा और उत्तर नहीं दे पाऊंगा। एक एक करके आंकड़ों के साथ उत्तर देता हूं। जहां तक बेरोजगारी का विषय है, रोजगार में आंकड़े देख लीजिए। बहन मायावती जी ने 90,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी। भाई अखिलेश यादव जी ने कुल मिलाकर के 1.90 1,90,000 4.5 लाख युवकों को सरकारी नौकरी और 3.5 लाख युवकों को संविदा में नौकरी दी है। और कुल मिलाकर के जो बेरोजगारी दर लगभग 12-13% का समाजवादी पार्टी के सरकार के समय था, वो अब घट करके लगभग 4.5% बेरोजगारी दर पर है। तो इसका आंकलन खुद आप लगा लीजिए। किसानों के विषय में बताया गया, आप याद करिए कि पहली बार हमारी सरकार ने कहा था कि हम सरकार बनाएंगे, पहली कैबिनेट के बैठक में हम कर्ज माफी करेंगे। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। और किस प्रकार से गन्ना भुगतान किया गया है करोड़ का, यह अपने आप में इतिहास है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में मात्र 95,000 का गन्ना भुगतान किया था। यही इन्होंने बात की आपके बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, सड़कों के जो जाल बिछाए गए हैं, कनेक्टिविटी के जो जाल बिछाए गए हैं, विदेश से जो 3,000 करोड़ का निवेश आया है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। किसानों के विषय में यह भी बता दूं कि एमएसपी में जो खरीदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 के पश्चात किया है, वो फोर्स है। जबकि 2017 से पहले जो अखिलेश यादव जी ने एमएसपी पे खरीदारी की थी, वो मात्र 220 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का है, तो लगभग डबल हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से चाहे किसान हो। और जाट के विषय में किसने कहा कि जाट की गर्मी निकाल देंगे? गुंडों की गर्मी निकालेंगे, माफिया की गर्मी निकालेंगे। जाट कभी गुंडा नहीं हो सकता, जाट कभी भी माफिया नहीं हो सकता। आपको ऐसा क्यों लगता है अजीज खान साहब? ठीक है सर मेरे पास वक्त इतना ही था। संबित पात्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफिया होता है जाट। खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ अजीज खान साहब आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।